नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर से हम बीएससी 5th सेमेस्टर यानी बीएससी 3rd ईयर जो है आपका, उसका पहला सेमेस्टर जिसे आप 5th सेमेस्टर कह सकते हो, उसे आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन की वीडियो में बता दिया था कि आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो देखो, पेपर फर्स्ट क्या है आपका, आपने देखी होगी सिलेबस डिस्कशन की वीडियो, ठीक है जी। तो वो अच्छे से समझ करके तब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक। और दूसरा जो आपका पेपर है, देखो इसमें पार्ट ए है क्लासिकल मैकेनिक्स और पार्ट बी है स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है उसे आप कह सकते हो, है ना। मैकेनिक्स एक तरीके से वर्ड हो सकता है यूज, है ना, ठीक है जी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्लियर है, ठीक। और जो दूसरा पार्ट है आपका वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी। तो क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपका पेपर सेकंड है, और क्वांटम मैकेनिक्स इसमें पार्ट ए है, क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट ए, और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपका पार्ट बी है, ठीक है जी। तो पेपर फर्स्ट, देखो इसे हम पेपर फर्स्ट कहा करेंगे जब कभी, है ना, बात होगी, या बुक फर्स्ट कहा करेंगे, ठीक है जी। इसे आप पेपर सेकंड कहा करेंगे या बुक सेकंड कहा करेंगे, ठीक है जी। और ये आपका पार्ट ए कहेंगे, है ना, और इसे क्या कहेंगे, पार्ट बी। क्लियर है, कन्फ्यूजन ना हो, जब भी हम बात करेंगे तो इस शब्दावली में करेंगे। ये आपका पेपर सेकंड का या बुक सेकंड का पार्ट ए और ये पार्ट बी, ठीक है जी। तो ये आपको कुल मिला के 4 यूनिट इसकी हैं, 4 इसकी हैं, 4 तो 16 यूनिट कुल मिला के आपको पढ़नी है, ठीक है जी। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, आज के इस लेक्चर से हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स और ये जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है जी, ये दोनों आपकी, है ना, यूट्यूब पर रहेंगी, ठीक है जी। और बाकी जो इनके पार्ट बी हैं, हर बार की तरह ही आपके पेड बैच में रहेंगे, ठीक है जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये दोनों के लेक्चर पैरेलल हम चलाते रहेंगे, और जब पेड बैच इन बुक्स का स्टार्ट करेंगे तब आपको यूट्यूब पर सूचना दे दी जाएगी, ठीक है जी। तो ये बुक और ये बुक आपकी यूट्यूब पर, है ना, एक दूसरे के पैरेलल चलती रहेगी कि इसका लेक्चर आ जाए फिर उसका आ गया, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जब थोड़ा सा, है ना, एक बुक इनमें से कंप्लीट हो जाएगी तो बैच भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव रहता है, फिर पेड बैच भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। और देखो, रही बात बाइंडर बनाने की, तो एक तरीके से 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट हैं तो आप 4 बाइंडर बना सकते हो, है ना, इतने साइज के जो चारों, है ना, यानी 16 की 16 यूनिट आ जाएँ तो 4 बाइंडर बना सकते हो, या फिर एक बड़ा सा बाइंडर बना करके उसमें आधा आधा आप कर सकते हो, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप, है ना, बाइंडर का कर सकते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है पार्ट ए, सेकंड जो पेपर है आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका पार्ट ए स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, यानी पेपर जो है आपका वो सेकंड, पेपर सेकंड, और जो पार्ट है वो बी। तो पेपर सेकंड का पार्ट बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर सेकंड का कौन सा पार्ट, पार्ट बी, वो पार्ट ए, ठीक है जी, जिसका नाम क्या है, वैसे आप इसका पूरा नाम देखेंगे तो ये है इंट्रोडक्शन टू, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है।
शॉर्ट में हम इसे क्या कहेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी। और 4 यूनिट है इसमें, है ना। यूनिट कौन कौन सी है, यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है जी, वो मैं सिलेबस डिस्कशन की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ये है ना, आप वो वीडियो देखेंगे अच्छे से। तो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बेसिकली ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ने हैं, है ना। जो क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन की बेसिक बातें हैं वो पढ़नी है। तो पहली यूनिट का नाम लिख देता हूँ, यूनिट फर्स्ट, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और बाकी और यूनिट में क्या क्या है वो आप सिलेबस डिस्कशन की वीडियो में देख चुके हैं। तो पहली यूनिट में जो है आप मतलब इसका नाम क्या है, फॉर्मूलेशन, ठीक है जी। क्या नाम है, फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी। एंड ऑपरेटर, ठीक है जी। ये यूनिट का नाम है फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर। क्लियर। तो फॉर्मूलेशन यानी फॉर्मलिज्म भी इसे आप कह सकते हो। तो फॉर्मूलेशन यानी फॉर्मूले के रूप में, है ना, एक तरीके से क्रमबद्ध करना, व्यवस्थित करना सूत्र के रूप में, है ना, किसी क्वांटम मैकेनिक्स को। और ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है जी। तो देखो कुछ बेसिक टॉपिक्स इसके पढ़ लेते हैं। तो जैसे ऑपरेटर के टॉपिक से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी। तो पहली हेडिंग आप डालें, एक है ना, सिलेबस में आप देखेंगे एक दे रखा है टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है जी। तो डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर ही हम कर लेते हैं। बस ऑपरेटर हेडिंग डाल दो। डेफिनेशन क्या है वो तो बात की बात है ना, मतलब डेफिनेशन ही पढ़ेंगे ऑपरेटर के भीतर। तो देखो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर इसे हिंदी में कहते हैं समकारक। क्या कहते हैं, समकारक, ठीक है जी। क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं हिंदी में, है ना। किसी भी वर्ड की इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि अब 2 साल आपने पढ़ ली इंग्लिश में तो अब आपको आदत हो गई होगी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो समकारक कहते हैं। तो ये क्या है, देखो एक तरीके से ये एक रूल है ना। जैसे कोई फंक्शन है आपके पास, तो उस फंक्शन को, किसी एक फंक्शन को, है ना, दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है कौन, ऑपरेटर। यानी एक ऐसा रूल जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है, ऐसे रूल को आप क्या कहते हैं, ऑपरेटर, ठीक है जी। यानी ऐसा रूल जो एक टाइप के फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है, ऐसा रूल क्या कहलाता है, ऑपरेटर, ठीक है जी। उदाहरण दूंगा अभी, लेकिन पहले डेफिनेशन लिख लो। द रूल विच चेंजेस, ठीक है जी। द रूल विच चेंजेस, ऐसा रूल जो चेंज कर देता है क्या, एनी फंक्शन, किसी फंक्शन को, ठीक है जी, जो किसी फंक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है जी, टू अनदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन में। यानी एक ऐसा रूल जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है जी। देखो अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा कैमरा, ठीक है जी। तो ऐसा रूल जो किसी फंक्शन को चेंज कर देता है दूसरे फंक्शन में क्या कहलाता है, बस को मैं लिख दोगे ना आगे, आर नोन एज, आर नहीं ई जाएगा बल्कि, रूल है ना, सिंगुलर वर्ड है, तो इज नोन एज ऑपरेटर, ठीक है जी। ऐसा रूल जो परिवर्तन करता है किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, दूसरे एक फलन को दूसरे फलन में बदल देता है, ठीक है जी। क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बता दूं, एग्जाम्पल गिवन क्या, जैसे कि डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन होता है ना, जिसे आप अवकलन कहते हैं, वो आपका क्या है, ऑपरेटर है। इंटीग्रेशन, ठीक है जी, जो इंटीग्रेशन है जिसे आप समाकलन कहते हैं, वो भी आपका ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन जिसे आप क्या कहते हैं, गुणनफल, ये भी आपका ऑपरेटर है, समकारक है। डिवीजन, भागफल, भाग कहते हैं इसे ना, ये भी आपका समकारक है, ऑपरेटर है। और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कितने लिखे हैं, बहुत हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, etc, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है ऑपरेटर के, है ना। देखो ये तो मैंने नाम से बताया एप्लीकेशन, अब एग्जाम्पल में दे के बताता हूँ। हाँ पहले देखो इसका अर्थ क्या है ये समझ लो, दैट इज करके वहीं लिख लेना एग्जाम्पल से पहले। जैसे मैंने बताया एक फंक्शन है f(x),
इस फंक्शन को एक ऐसा रूल जो बदल देता है फंक्शन को। तो देखो मान लो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमने कोई रूल लगाया इस फंक्शन पे अप्लाई किया तो ये फंक्शन बदल गया, बदल के मान लो कितना हो गया g(x), ठीक है जी। यदि एक पहले फंक्शन पर कोई रूल अप्लाई किया तो दूसरा फंक्शन बन गया, क्या बन गया g(x), तो ये फंक्शन चेंज हुआ या नहीं, तो इस तरीके से फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। आई बात समझ में। देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की जगह मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशियल वाला ले लूँ, ये वाला पहला, तो d/dx ले लिया, ठीक है जी। अल्फ़ा क्या है मैं आपको बता दूँ, अल्फ़ा है आपका ऑपरेटर, ठीक है जी। ऑपरेटर को अल्फ़ा से मैंने डिनोट कर लिया, कुछ भी हो सकता है ना ऑपरेटर। तो मैंने अल्फ़ा की जगह क्या ले लिया, डिफरेंशिएशन के लिए लिया तो d/dx रहेगा, है ना। और f(x) मान लो फंक्शन है कोई, तो x का फंक्शन है इसका मतलब, तो x की पावर n ले लो, x की पावर 4 ले लो, कुछ भी ले लो अपनी मर्ज़ी से। तो देखते हैं क्या होता है, ये निकालो अल्फ़ा f(x) क्या आएगा, अल्फ़ा f(x) क्या आएगा, अल्फ़ा की जगह रखो d/dx, f(x) की जगह रखो x⁴n क्या आएगा, बताओ। ये एक पहला फंक्शन है x की पावर n, f(x) है ही। तो अब देखो कैसे बदल जाएगा फंक्शन, दूसरा फंक्शन कैसे बन जाएगा, तो तुम्हें पता ही है फॉर्मूला, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप तो 12th से है ये फॉर्मूला, n(x⁴n-1), ठीक है जी। ये नया फंक्शन आ गया, समझ गए। इसका मतलब xn क्या है, f(x) है, अल्फ़ा क्या है d/dx है, और ये जो ये आया ना ये पता है क्या है, ये g(x) है, समझ गए। यानी फंक्शन xn था, उसमें जब आपने ऑपरेटर अप्लाई किया तो फंक्शन चेंज हो गया, है ना। क्या आ गया, n(x⁴n-1), समझ गए। और n तो चलो कांस्टेंट है, तो फंक्शन को देख सकते हो तो ये हो सकता है x⁴n-1, और पहले क्या था फंक्शन x⁴n, इसका मतलब फंक्शन चेंज हो गया ना। और चेंज किया किसने, अल्फ़ा ने, अल्फ़ा यानी d/dx ने, उदाहरण के लिए जैसे कि डिफरेंशिएशन, समझ गए क्या होता है ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर की अवधारणा है, मैंने आपको बताई ऑपरेटर क्या होता है। ये पहला एग्जाम्पल आप इसे मान सकते हो, एक एग्जाम्पल और देख लो। ऐसे ही जितने भी लिखे ना पाँचों, एडिशन भी 6 के 6, कितने ही एग्जाम्पल दे सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल और देख लें, अल्फ़ा की जगह मान लिया मैंने x, है ना, और जो फंक्शन है उसे भी मान लो कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, मान लो x² + x मान लिया, ठीक है जी। तो अल्फ़ा f(x) निकालो, आपको पता है अल्फ़ा f(x) करेंगे तो g(x) आना चाहिए, यानी फंक्शन चेंज हो जाना चाहिए। तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, देखो अल्फ़ा की जगह x रखो, f(x) की जगह ये रखो, बताओ क्या आया, x³ + x² ना आया, बताओ ये नया फंक्शन ना आया, तो ये फंक्शन क्या है, g(x), समझ गए, ठीक है जी। तो इसका मतलब है पहले फंक्शन पर कोई रूल अप्लाई करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। पहला फंक्शन ये था x² + x, दूसरा फंक्शन बन गया x³ + x², तो फंक्शन चेंज हो गया ना। तो किसी फंक्शन पर कोई रूल अप्लाई करते हैं और फंक्शन चेंज हो जाता है तो उस रूल को ही आप क्या कहते हैं, ऑपरेटर, यानी कि समकारक। आया समझ में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये ऑपरेटर था जिसे आप समकारक कहते हैं, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आइए अब चलते हैं, ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ मैं। अगली हेडिंग लिखें, ऑपरेटर अलजेब्रा। ठीक है जी, अगली हेडिंग क्या है, ऑपरेटर अलजेब्रा। लिखो, तो ये यूनिट है ना आधी लगभग मैथ्स की तरह है बिल्कुल, ऑपरेटर अलजेब्रा, ठीक है जी। समकारक बीजगणित कह सकते हो हिंदी में। तो देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अलजेब्रा पढ़ना है ना, तो बीजगणित एक तरीके से, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके पढ़ लो ऑपरेटर की, ठीक है जी। तो जैसे ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी है, मान लो कोई है ना, लेट अस कंसिडर, माना कोई ऑपरेटर है ना, एनी ऑपरेटर, मान लो अल्फा है, ठीक है जी। ये ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स, ठीक है, किसे ऑपरेट करता है, एनी फंक्शन, बल्कि दो ऑपरेटर मानो, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। तो एनी ऑपरेटर्स
अल्फ़ा एंड बीटा ऑपरेट, है ना, एनी सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन को, है ना, कोई सेम फंक्शन है, मान लो कोई सेम फंक्शन है क्या, एफ एक्स, ठीक है जी, उसे ये ऑपरेट करते हैं, दो ऑपरेटर हैं, है ना, एनी हटा दो, दो है ना, तो 2 आएगा। तो मान लो है ना, दो ऑपरेटर हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है जी, ऑपरेट करते हैं किसी सेम फंक्शन एफ एक्स को, ठीक है जी। तो देखो, और यदि ऐसा है, एंड इफ़, कैसा कि अल्फ़ा क्या है, पहला ऑपरेटर, पहले ऑपरेटर से आपने ऑपरेट किया फंक्शन को, ठीक है जी, और फिर आपने दूसरे ऑपरेटर बीटा से ऑपरेट किया फंक्शन को, ठीक है जी, और रिजल्ट आ जाता है सेम। रिजल्ट कैसा आ जाता है, सेम। क्लियर है, रिजल्ट कैसा आया, सेम। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि अल्फ़ा बराबर बीटा, ठीक है जी, दोनों ऑपरेटर कैसे हैं, सेम हैं। तो इसका मतलब है रिजल्ट यदि ऑपरेट करने के बाद सेम आ रहा था, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि दोनों क्या हैं, ऑपरेटर सेम है, ठीक है जी। तो कोई दो ऑपरेटर हैं अल्फ़ा और बीटा, वो ऑपरेट करते हैं किसी एक फंक्शन, सेम फंक्शन को, एफ एक्स को, ठीक है जी। अल्फ़ा ने ऑपरेट किया एफ एक्स को, फिर बीटा ने ऑपरेट किया एफ एक्स को, रिजल्ट सेम आया है, तो दोनों का रिजल्ट कैसा है, बराबर। यदि दोनों का रिजल्ट बराबर आता है तो अल्फ़ा और बीटा क्या रहेंगे, बराबर, ठीक है जी। क्लियर है, इसका मतलब है दोनों ऑपरेटर सेम हैं, ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का मैं नाम भी लिख दूँ, इक्वलिटी, और इसी के साथ अनइक्वलिटी और पढ़ लो, तो प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी, इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी ऑफ ऑपरेटर्स, इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है जी। तो ये इक्वलिटी है ना, इसके नीचे लिख दियो, इट इज़ द इक्वलिटी ऑफ ऑपरेटर्स, ये इक्वलिटी है ऑपरेटर्स की। और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और आप क्या कहो कि यदि, है ना, इक्वेशन 1, ठीक है जी, इज नॉट सेटिस्फाइड, ये है ना, डज नॉट होल्ड, यदि ये नहीं है ना, होती नहीं मान्य है, यदि इक्वेशन फर्स्ट डज नॉट होल्ड कह दो, है ना, या फिर इज नॉट सेटिस्फाइड कह दो, बात एक ही है, तो फिर अल्फ़ा बराबर क्या, अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है भाई, यदि रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, दोनों फंक्शन, मतलब एक फंक्शन को ऑपरेट करने पर, है ना, फंक्शन को ऑपरेट करने पर पहले अल्फ़ा से ऑपरेट करो, फिर बीटा से करो, रिजल्ट सेम आ नहीं रहा, अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब दोनों ऑपरेटर क्या है, अलग अलग हैं। इक्वेशन फर्स्ट के होल्ड ना करने का अर्थ ये है कि अल्फ़ा एफ एक्स जो है और जो बीटा एफ एक्स है वो दोनों अलग अलग हैं, समझ गए। यानी अल्फ़ा एफ एक्स से कुछ और आ रहा है, बीटा एफ एक्स से कुछ और आ रहा है, इसका मतलब है ये और ये दोनों ऑपरेटर अलग अलग हैं, ठीक है जी, ये यहाँ पे हो जाता है। तो इसके नीचे लिख देना, दिस इज़ द अनइक्वलिटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है जी। तो ये आपकी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई इसकी, ऑपरेटर अलजेब्रा के अंतर्गत, एक हेडिंग आपके सिलेबस में लिखी होगी, ऑपरेटर अलजेब्रा, तो उसके अंदर ये पहली प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा आपको। चलो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिविटी कह दो या एडिटिव लॉ कह दो, है ना, एडिटिव, ठीक है जी, एडिटिव लॉ कह दो या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह दो। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरण वाला, बट जाता है, कैसे भी बताऊंगा। एडिटिव का मतलब जुड़ जाता है, ठीक है जी। और यहाँ लिख दो ऑफ ऑपरेटर्स, ये बात आप किसके लिए बात कर रहे हैं, ऑपरेटर्स के लिए, समकारकों के लिए, ठीक है जी। तो देखो लेट, है ना, 3 ऑपरेटर्स मान लो, 3 ऑपरेटर्स मान लो, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा,
और सच दैट, इस प्रकार से हैं, ठीक है जी, कि गामा एफ एक्स बराबर है अल्फ़ा एफ एक्स प्लस बीटा एफ एक्स, ठीक है जी। ये ऑपरेट करते हैं एक ही फंक्शन को, ये एफ एक्स को, है ना। तो पता है इसका क्या अर्थ है, तो देन फिर ये होगा कि गामा बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, समझ गए। गामा, क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हो, यदि इधर से एफ एक्स कॉमन लो तो कटने जाएगा दोनों तरफ से, तो गामा बराबर क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो ये कैसे एग्जिस्ट, मतलब होल्ड करती है ये प्रॉपर्टी, चलो एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है बताता हूँ। गामा मान लो, है ना, और अल्फ़ा और बीटा मान लो, है ना। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो लेट गामा बराबर क्या मान लो, गामा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो गामा मत मानो, अल्फ़ा और बीटा ही मान लो। गामा तो खुद हो जाएगा, दोनों को जोड़ के, है ना, आ ही जाएगा। तो अल्फ़ा मान लो, मैंने मान लिया डी बाई डी एक्स, और मान लो बीटा मैंने मान लिया एक्स, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ रखो वैल्यू गामा की, तो गामा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ गामा एफ एक्स। तो गामा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यानी अल्फ़ा क्या है, डी अपॉन डी एक्स, ठीक, और बीटा क्या है, प्लस बीटा, बीटा एक्स, ठीक है। गामा की वैल्यू रखी है, गामा की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, और अल्फ़ा की वैल्यू रखी, बीटा की रखी, और इनटू में क्या, एफ एक्स, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे रखी है वैल्यू, क्लियर, इधर की साइड हो गई। अब इधर की साइड लिख दो अल्फ़ा यानी डी बाई डी एक्स, एफ एक्स ऐसे रहने दो, प्लस, ठीक, बीटा क्या है, एक्स, और एफ एक्स ऐसे कैसे ही, ठीक है जी। तो आप इस रिजल्ट को देख के बताओ, इसे इतने रिजल्ट को यदि आप देखेंगे तो एक बात समझ में आ रही है नहीं, कि एफ एक्स की अंदर मल्टीप्लाई हो गई, देखो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स अंदर मल्टीप्लाई हुई, फिर इसमें हो गई एक्स एफ एक्स। तो आप ये बात नहीं कह सकते कि जो एफ एक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ी थी आपने, ये एडिटिव, इसे बोलते हैं डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिबल की। एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में इक्वली, एफ एक्स की मल्टीप्लाई इसमें भी हुई है, देख लो चाहे, और एफ एक्स की मल्टीप्लाई इसमें भी हुई है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये लो कह दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह दो, बात एक ही है। और ये एडिटिव भी है, एडिटिव क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी जुड़ रहा है, तो ये एडिटिव भी है और डिस्पर्सिव लो या प्रॉपर्टी भी है। आई बात समझ में आपको, ठीक है जी। तो इसके नीचे आप एक लाइन लिख दो, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऑपरेटर हैं वो एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है जी। तो इसके नीचे लिख दो, दिस शोज दैट ऑपरेटर्स हैव एडिटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी भी आपकी हुई। अब इसके बाद हेडिंग डालो, है ना, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय वाली प्रॉपर्टी है वो, है ना। देखते हैं होल्ड करती है यहाँ पर या नहीं, ठीक है जी। ये थी एडिटिव, है ना, यानी योगात्मक, और दूसरा नाम क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी वितरण वाली से रिलेटेड है ना। तीसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ कह दो या प्रॉपर्टी कह दो, बात एक ही है। क्रम विनिमय प्रगुण कह सकते हो, ठीक। तो देखो, है ना, इफ वी ऑपरेट, यदि हम ऑपरेट करते हैं इफ फंक्शन, किसी एक फंक्शन को, और फंक्शन क्या मान लो, एफ एक्स, ठीक है जी, बाई टू ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर्स के द्वारा, अल्फा के द्वारा एंड बीटा के द्वारा, ठीक है जी। देन तो देखो पता है क्या रिजल्ट मिलता है यदि आप ऑपरेट करते हो। देखो मैं आपको बता दूं, देखो इस तरीके से कोई फंक्शन है एफ एक्स,
उसे आपने बीटा से ऑपरेट किया पहले और फिर अल्फ़ा से ऑपरेट कर दिया, समझ गए। और कोई फंक्शन है f(x), वही फंक्शन है, पहले बीटा से किया था फिर अल्फ़ा से किया था, अब पलट दो, पहले अल्फ़ा से किया फिर बीटा से कर दो, है ना, फिर किससे कर दो, बीटा से। तो रिजल्ट है ना यदि सेम ना आए तो पता है क्या होता है, इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा है ना इज़ नॉट इक्वल टू बीटा अल्फ़ा। ठीक है जी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, होल्ड नहीं करती। कम्यूटेटिव पढ़ा था ना आपने, डॉट प्रोडक्ट में होता है कम्यूटेटिविटी। ए डॉट बी को आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते थे, तो डॉट प्रोडक्ट जिसे आप स्केलर प्रोडक्ट कहते थे वो कम्यूटेटिव होती थी। ठीक है जी, क्रॉस में ऐसा नहीं होता था। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है या प्रॉपर्टी है वो एक तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में होती है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं होती, और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे आप f(x) कोई फंक्शन है उसे आपने पहले बीटा से ऑपरेट किया फिर अल्फ़ा से किया, जो रिजल्ट आया, फिर आपने f(x) को अल्फ़ा से किया फिर बीटा से किया, जो रिजल्ट आया, ये दोनों के रिजल्ट सेम नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा अल्फ़ा। ठीक है जी, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ है ना फॉलो नहीं होता है, तो लिख देना हैंस, है ना, या हेयर कम्यूटेटिव लॉ है ना डज नॉट फॉलोड, या इज़ नॉट फॉलोड लिखना है ना, फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है जी, पैसे में बात कर लो, इज़ नॉट फॉलोड, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है जी, और देखो कैसे नहीं होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। एग्जाम्पल देखो कैसे, मान लो है ना लेट अल्फ़ा बराबर मान लो d/dx है, ठीक है जी, और बीटा बराबर है मान लो x, वही वाला एग्जाम्पल ले लिया पिछले वाला। तो ये इसकी वैल्यू निकालो, f(x) है, बीटा की जगह x है और अल्फ़ा की जगह d/dx है। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अल्फ़ा पहले है ना तो d/dx पहले रहेगा, बीटा बाद में है तो x बाद में रहेगा। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो बताओ, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो दो टर्म की मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिफरेंशियल का। क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन है इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन है इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का करोगे तो dx/dx 1 हो जाएगा। ठीक है जी, बस छोड़ दो। अब एक काम करो, इसकी वैल्यू निकाल ली, अब इसकी निकाल लो, यानी f(x) पहले अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा लिखो, अल्फ़ा यानी d/dx लिखना पड़ेगा यहाँ, और फिर है बीटा, तो बीटा यानी x। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी, तो ये किसकी वैल्यू है ना, मैं बता दूँ, ये वैल्यू आपने क्या निकाली थी, इसकी, है ना, तो ये था अल्फ़ा बीटा f(x), आपने ये निकाला तो ये आया, और ये पता है क्या आया है, ये आपने दूसरे वाला निकाला, यानी ये बीटा अल्फ़ा f(x), तो बीटा है आपका x, अल्फ़ा है आपका d/dx और f(x) आपका एज इट इज। इसका क्या करना है ना, ये तो हुआ ही पड़ा है, तो अब खुद देख के बताओ, अल्फ़ा बीटा f(x) और बीटा अल्फ़ा f(x) है ना, बताओ ये अलग है, ये अलग है, अलग आ रहा है ना, तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि अल्फ़ा बीटा f(x) और बीटा अल्फ़ा f(x) दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई, और इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा बीटा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा अल्फ़ा। f(x) यदि हटा दो तो अल्फ़ा बीटा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा अल्फ़ा, समझ गए। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये ऑपरेटर अलजेब्रा के अंतर्गत मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई इसकी, है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे, ये ऑपरेटर अलजेब्रा के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपको करा दी। ठीक है जी, अगली हेडिंग डालो नल ऑपरेटर। ठीक है जी, नल ऑपरेटर, है ना, तो नल ऑपरेटर क्या है उसे देखते हैं। जैसे नल है ना, वो पढ़ते थे आप 11th क्लास में, नल मैट्रिक्स भी होती है जिसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। ठीक है जी, और नल वेक्टर पढ़ते थे 11th क्लास में फिजिक्स में, तो ऐसी नल ऑपरेटर है। ठीक है जी, तो इफ़ है ना कोई ऑपरेटर है, इफ़ एन ऑपरेटर
ठीक है जी। कोई एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स, ठीक है जी। तो कोई ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है, मान लो कोई फंक्शन है उसे, है ना, तो ए फंक्शन, मान लो एफ एक्स है ना, ठीक है, एंड रिड्यूसेस, और इसे रिड्यूस कर देता है, ठीक है जी, टू 0, यानी ऑपरेट करके उसे 0 बना देता है। कैसे? तो देखो, मान लो अल्फ़ा है ऑपरेटर, एफ एक्स है फंक्शन, और रिड्यूस करके ऑपरेट होने के बाद कितना रिजल्ट आया? 0। तो इस टाइप के ऑपरेटर को आप क्या कहते हैं? नल ऑपरेटर। लिख देना दिस ऑपरेटर, है ना, इज नोन एज, लिख दोगे पूरा, दिस ऑपरेटर इज नोन एज, क्या कहलाता है? नल ऑपरेटर, ठीक है जी। तो नल ऑपरेटर क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो आप। अगली हेडिंग है आपका नल ऑपरेटर के बाद इनवर्स ऑपरेटर्स, ठीक है जी। इनवर्स ऑपरेटर क्या है, ये प्लूरल में बात कर लो। तो अगली हेडिंग क्या है? इनवर्स ऑपरेटर्स, ठीक है जी। इनवर्स ऑपरेटर्स क्या है? तो देखो, इफ टू ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर्स हैं अल्फा एंड बीटा, एक अल्फा एक बीटा है, और ये ऑपरेट करते हैं, है ना, बल्कि ऐसे लिखो आर सच दैट, ये इस प्रकार से हैं, ठीक है जी। दो ऑपरेटर हैं अल्फा और बीटा, और ये इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से? ठीक है जी, देखो किस प्रकार से है। अल्फा बीटा बराबर बीटा अल्फा बराबर 1, ठीक, क्लियर है। तो दो ऑपरेटर हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, वो इस प्रकार से हैं कि अल्फा बीटा बराबर क्या है? बीटा अल्फा, है ना, बराबर 1। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि अल्फा बीटा बराबर 1, है ना, और बीटा अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा, अल्फा बराबर बीटा इनवर्स, ठीक, और बीटा बराबर क्या मिलेगा? अल्फा इनवर्स। क्योंकि देखो अल्फा का अपोन में ले जाओगे, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे बीटा को अपोन में ले जाओगे, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, क्लियर है। तो आप लिखेंगे इन ऑपरेटर्स को दीज ऑपरेटर्स, ठीक है जी, लिख दोगे दीज ऑपरेटर्स आर नोन एज इनवर्स ऑपरेटर्स, ठीक है जी। तो ये आपके क्या थे? इनवर्स ऑपरेटर्स, ठीक है जी, क्लियर है। तो आज का सारा आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको समझ आया नहीं आया, है ना, किस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और इनके जो PDF नोट्स हैं वो अभी 2-4 दिन बाद ही, है ना, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने शुरू हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 5th सेमेस्टर की फ़िज़िक्स स्टार्ट हुई है, तो फिर आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग अपने साथ के अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। इतनी व्यस्तता के, है ना, जो एक समय है उसके बीच से, है ना, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने का, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।